ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम दो चार बेसिक सी टर्म पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं, चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए, पहली बात जो है वो हमें पता है कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स ऐसी वैल्यूज़ जिनकी ऐसी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास जो फिक्स्ड रहती हैं। जैसे कुछ भी काउंटिंग का लिख दिया, -5, 7, 9, 11, 15। ये चाहे किसी भी चैप्टर में हम डिस्कस करें, किसी भी क्वेश्चन में हम डिस्कस करें, किसी भी प्लेनेट पर जाकर हम डिस्कस करें, ये सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। तो इन सब जिन चीज़ों की वैल्यू फिक्स है वो क्या है? कांस्टेंट्स हैं। देयर वैल्यूज डू नॉट चेंज। ओके, 7 का मतलब 7 ही रहेगा, 11 का मतलब 11 ही रहेगा। तो वो सब क्या है? कांस्टेंट्स हैं। ओके, फिर दूसरा जो मेरे पास इसमें एक चीज़ और आती है वो आती हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या करे? वेरी करे, चेंज हो जाए। जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिनकी वैल्यू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी क्वेश्चन में तो मान लीजिए मैंने कहा x, किसी क्वेश्चन में तो हो सकता है मेरा आंसर आ जाए x इज इक्वल टू 2, और किसी क्वेश्चन में हो सकता है मेरा आंसर आ जाए x इज इक्वल टू -5। तो जो x है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इनकी वैल्यूज़ क्या है? फिक्स्ड नहीं है। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वेरिएबल्स। जनरली हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश के। A to Z कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। A to Z कुछ भी यूज़ कर सकते हो। XY A B C। ओके, कैपिटल में भी यूज़ होता है कई बार, इनका कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन मकसद क्या है इनको डोनेट कर, इनको यूज़ करने का, इनको डिनोट करने का, कि इनकी वैल्यूज़ क्या है जो फिक्स्ड नहीं है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक आती हैं कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, एक आती है वो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, वो होते हैं वेरिएबल्स। अब अगर ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर आ जाएं हमारे पास, इफ़ देर आर वेरिएबल्स एंड देर आर कॉन्स्टेंट्स joined by or connected by or operated by any of the four basic operations plus, minus, divide and multiply, then they become algebraic expressions। तब क्या बन जाएगी? algebraic expression बन जाएगी। अगर constant और variables इनमें से किसी भी साइन के साथ अगर ज्वाइन कर दिए जाएं तो वो क्या बन जाएंगे? algebraic expressions बन जाएंगे। जैसे मैंने लिखा x+2, so this is a variable, this is a constant, so it is what it is? It is an algebraic expression। किसी ने लिखा 2x is also an algebraic expression because 2 and x are in multiplication। किसी ने पूछा कि क्या x भी एक algebraic expression है, क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट है, जो इसके साथ जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। 1 हम लिखें ना लिखें, ठीक है। किसी ने पूछा क्या 100 मैंने लिख दिया, क्या जी ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? कि ये क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल आप लिख के उसकी पावर 0 लिख दो, बिकॉज एनीथिंग पावर 0 विल बी 1। तो इसका मतलब ये क्या है? 100 इंटू 1 ही बन जाएगा अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, ज्वाइंड बाय एनी ऑफ द फोर बेसिक ऑपरेशन। सिंपल अगर किसी ने नंबर लिख दिया 5, क्या वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? उसको मैं लिख सकता हूँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे? जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू एनी ऑफ द फोर बेसिक ऑपरेशंस, देन इट बिकम्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तो हो गया। फिर इसके बाद आती हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स का कैसे पता चलेगा? वो सभी जिनके बीच में प्लस और माइनस के साइन आए हैं वो सारे क्या डिनोट करेंगे? टर्म्स को डिनोट करेंगे। जैसे हम करते हैं अभी इसको, x+2 लिखा था, जैसे हमने x+2, तो इनके बीच में एक साइन आ गया प्लस का, तो ये कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स होगी। एक ये हो गई और एक ये हो गई। दे विल बी डिफ्रेंशिएटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन ओनली। मान लो मैंने लिखा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, they are not having plus or minus sign in between them, so this complete thing is a single term। ये सब क्या है? एक सिंगल टर्म ही है। प्लस और माइनस का देखना आपको सिर्फ,
मैंने लिख दिया 2 प्लस एक्स वाई। 2 प्लस एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, देर आर 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पर, 2 टर्म्स हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। सिंपली मैंने लिखा x प्लस वाई माइनस 3। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म, 1 2 3, 3 टर्म्स आर देयर। ठीक है। अगर किसी ने लिख दिया 100x, 100x अगेन, इनके बीच में कोई प्लस और माइनस का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। सो इट इज ए सिंगल टर्म। ये कैसी टर्म है, एक सिंगल टर्म है। तो जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो उसको हम बोल देते हैं मोनोमियल भी बोलते हैं हम उसको। तो एक ऐसी टर्म है मोनोमियल, ये भी क्या था, एक मोनोमियल था। अब इसमें 2 टर्म थी, 2 टर्म वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल। उसमें कितनी टर्म होगी, बाइनोमियल। 3 टर्म वाले को हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये तीन के बीच में ही छाटना होता है, भाई मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो इसके 2 और मोर टर्म्स को हम जनरली मल्टीनोमियल्स भी बोल सकते हैं। 2 और मोर टर्म आ जाएं तो उसको हम बोल देंगे जी मल्टीनोमियल है। अब इसमें ये समस्या खत्म होगी कि 5 टर्म आ गई तो क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। 20 आ गई तो क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। ठीक है। तो मल्टीनोमियल्स हो सकते हैं जिनके मोर देन 2 टर्म्स हो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली नाम बताना हो, 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 हो तो ट्राइनोमियल। ठीक है। अब इसमें ये तो था टर्म के बेसिस पे। अब इसके बाद टर्म्स का एक और बात आती है, टर्म्स के बीच में हम छांट सकते हैं टर्म्स को एज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। हम टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, लाइक और अनलाइक टर्म्स भी हो सकती हैं। उससे पहले हम एक बात और देखते हैं। इनसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स 2 तरह के होंगे, एक तो होंगे लिटरल कोफिशिएंट्स और एक होंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। जैसे मैंने लिखा 3x² y, तो जो नंबर वाला जो पार्ट है इस एक्सप्रेशन में वो तो होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, बाकी जो पार्ट है वो होता है लिटरल कोफिशिएंट। सो इसका मतलब इसमें न्यूमेरिकल 3 है और लिटरल x² y है। ठीक है। ये किसकी बात थी, 3x² y की। अगर मान लो मैंने लिख दिया 5x³ y², अगर मान लो ऐसे लिख दिया तो इसमें लिटरल कोफिशिएंट तो क्या हो गया, x³ और y² हो गए, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। अगर यहाँ मान लो यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पे इसके साथ माइनस लिख देता, -5 हो गया। तो लिटरल कोफिशिएंट वो जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वो सारे लिटरल कोफिशिएंट है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स वो होंगे जो नंबर इन्वॉल्व हैं। तो लाइक और अनलाइक टर्म में जाने से पहले मुझे इन दोनों के बारे में जानना क्यों जरूरी था कि टर्म्स विद सेम लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिनके लिटरल कोफिशिएंट सेम होंगे उनको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे मैंने कहा यहां पर मैं कुछ टर्म लिख देता हूं, कॉमा है ये, मान लीजिए मैंने 5 टर्म लिख दी यहाँ पर। इनमें से मैं देखना चाहता हूँ लाइक टर्म कौन कौन सी हैं। तो हमने कहा था जिनके लिटरल कोफिशिएंट सेम होंगे वो लाइक टर्म होंगे। लिटरल मतलब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स चेक करने हैं। यहाँ पर x² y है, तो कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें लिटरल कोफिशिएंट x² y हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो किसी भी टर्म में x² y लिटरल कोफिशिएंट नहीं है तो इसके लाइक टर्म कोई भी नहीं है। यहाँ पर xy था, किसी में xy है नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिटरल कोफिशिएंट इक्वल नहीं है किसी के साथ, तो ये भी कोई लाइक टर्म इसके है ही नहीं। फिर यहाँ पर देखिए x² y² था, तो क्या किसी टर्म में x² y² दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों में? तो सिर्फ ये दोनों टर्म जो हैं वो क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, बाकी सब लाइक टर्म्स नहीं हैं। सिर्फ लिटरल कोफिशिएंट्स का मतलब सिर्फ x और y नहीं चेक करना, आपको उनकी पावर भी मैच करनी है। x² y है तो x² और y ही होना चाहिए। अब अगर मान लो यहाँ पे z लिख दिया, मान लो किसी ने यहाँ पे लिख दिया 3x² yz, अभी भी नहीं, यहाँ पर x² y है तो x² y ही होना चाहिए। z आ गया ना इसके पास, तो इसके पास तो एक्स्ट्रा आ गया, तब भी ये लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म कब होगी, जब बिल्कुल सेम लिटरल कोफिशिएंट्स होंगे, एग्जैक्टली सेम मतलब विद सेम पावर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो वो क्या होंगे, लिटरल कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओनली देन द टर्म्स विल बी क्लासिफाइड एज लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स।
ठीक है, पहले हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लाइक टर्म मीन्स द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट्स। मान लो मैंने लिख दिया 3a² b और यहाँ पर लिख दिया 7ab माइनस 5ab² और 9a² b और 3ab। मान लो मैंने ये टर्म्स लिख दी। अब इनमें से देखो लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। लाइक टर्म के लिए क्या देखना है, लिटरल कोफिशिएंट। नंबर के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, प्लस है माइनस है कुछ मर्जी हो। हमें यहाँ पर ये a² b दिख रहा है ना, मुझे ऐसी टर्म देखनी है जिसमें लिटरल कोफिशिएंट a² b हो बस। तो यहाँ पर a² b है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसी टर्म हो गई, लाइक टर्म हो गई। ये ab² है इसमें, तो ये लाइक टर्म नहीं है। ab है और ab है, तो ये दोनों भी क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, तो लाइक टर्म के लिए मुझे क्या देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिटरल कोफिशिएंट्स देखने हैं। सिर्फ और सिर्फ लिटरल कोफिशिएंट्स, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओनली देन द टर्म्स विल बी लाइक टर्म्स, अदरवाइज लाइक टर्म्स नहीं होंगी। ठीक है अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म का यूज आएगा आगे, वो हम करेंगे। अभी तक की जो बात की है हमने, उसमें हमने क्या क्या देखा था कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन कैसे बनती है, मोनोमियल बाइनोमियल कैसे होंगे, लाइक टर्म कैसे होंगी, कोफिशिएंट का कैसे पता चलता है, लिटरल है या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उनके बेस पे हमें लाइक अनलाइक टर्म छांटनी है। ठीक है, इसमें आगे हम करते हैं, आगे इसमें देखना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आगे इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वो सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जो पावर्स होंगी, वेरिएबल्स की जो पावर्स होंगी, वो नॉन नेगेटिव हों। ठीक है, कैसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, तो वो क्या हो जाएंगी, पोलिनोमियल बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x² + 5x - 9। क्या यहाँ पर वेरिएबल्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं। पावर चेक करो, पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और इसके पास पावर है क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x⁴ 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल्स की, वो सारी नॉन नेगेटिव हैं और इंटीजर वैल्यू हैं, 2 है, 1 है और 0 है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया कि कोई भी पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब दिस इज ए पोलिनोमियल, इसका मतलब ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब अगला देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x⁴ 1/3 - 2। क्या ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1/3 ये इंटीजर नहीं है। हमने कहा था कि पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव और इंटीजर होनी चाहिए, यहाँ पर इंटीजर नहीं है ये 1/3। अगर किसी ने कहा कि भाई हम इसको ऐसे लिख दें, क्या कोई इसमें आपत्ति है, x + 1/4, क्या ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू, ये पावर कैसी होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। सो दिस इज ए पोलिनोमियल, दिस इज नॉट एन पोलिनोमियल। आगे हम एक आधा और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैं लिख दिया √x + 2x। क्या ये एक पोलिनोमियल है, नो, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या हो गई, 1/2। 1/2 तो इंटीजर नहीं होता, तो इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूँ दो तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, aXn + bxn - 1 + c xn - 2 +++ ऑन, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी dx और यहाँ पर आ जाएगा e। कहने का मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पे ये जो a b c d हैं, a b c जो भी हैं ये क्या हैं, ऑल कॉन्स्टेंट्स। ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ए बी कॉन्स्टेंट है 1 5 7, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। और जबकि x की पावर देखिए आप, पहले n है, मान लो 5 थी, तो फिर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4, यहाँ पर 3 2 1 0, ऐसे करके पावर घटती चली जा रही है x की। और ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। वेयर जो भी ये n -1 n -2 n -3 जो भी पावर इन्वॉल्व हैं, वो सारी क्या हैं, वेयर जो भी पावर्स इन्वॉल्व हैं वो कैसी हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है,
जैसे मान लो किसी ने ये पूछा मेरे से कि क्या ये एक पोलिनोमियल है एक्स पावर 5 एक्स पावर 4 2x माइनस 9, तो क्या ये एक पोलिनोमियल है। क्योंकि पावर देखिए यहाँ पर 5 है तो नॉन नेगेटिव भी है और इंटीजर भी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। अभी बताया था इसको मैं एक्स पावर 0 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। अगर किसी ने पूछ लिया क्या ये एक पोलिनोमियल है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। इसमें क्या समस्या होगी, इसमें ये समस्या होगी कि ये जो वैल्यू है ये तो एक्स पावर -1 + 2 है। एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर तो -1 है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है कि पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ओनली देन इट इज ए पोलिनोमियल। पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर सिर्फ वेरिएबल की देखनी है आपको, वेरिएबल की। जैसे इसमें हमने यहाँ पर 1/4 लिख दिया था, तो 4 की पावर नहीं देखनी आपको, -1 है। कॉन्स्टेंट्स के साथ आपको कोई कुछ नहीं कंपेयर करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है कि वो जो वेरिएबल्स की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स के बारे में मुझे क्लियर होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि पोलिनोमियल है या नहीं है। ये तो थे हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे। ठीक है, पोलिनोमियल तो 2 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4xy + 9, क्या ये एक पोलिनोमियल है पोलिनोमियल। नंबर आपको वेरिएबल की पावर ही देखनी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, बात खत्म। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर है तो पावर उसकी, तो अगर वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें अगर अगली बात हम देखते हैं, इसमें अगली बात होती है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। इसमें हम क्या बात करते हैं अगले, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट पावर, कई बार हमें सिर्फ इतना लिखा मिलता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज द डिग्री। जैसे मैंने लिख दिया x³ + 5x² - 9। भाई इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 3। लेकिन अगर किसी ने कहा कि भाई अगर हाईएस्ट पावर ही देखनी है तो इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया 0x × x पावर 5, तो क्या होगा। तो इसलिए डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल विद, इसके आगे क्या लिखना है, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, इसका तो जीरो हो गया ना। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। मान लो किसी ने ये लिख दिया, तो इसकी डिग्री क्या है, 4। ठीक है, लेकिन जब मोर देन 1 वेरिएबल आ जाए, मोर देन 1 वेरिएबल, जैसे मैंने पहले ही लिखा था 4xy + 9, अब ये पोलिनोमियल तो है। अब इस केस में क्या होता है कि जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाएं तो सम ऑफ देयर पावर्स, तो क्या होगा, सम ऑफ देयर पावर्स विल बी दी डिग्री। सम ऑफ देयर पावर डिग्री हो जाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे मैंने पूछा कि भाई x² + y² + 2x² y², इसकी डिग्री क्या होगी। इस केस में पोलिनोमियल तो है क्योंकि सबकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर x² y² मल्टीप्लाई में है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 4। डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये इस तरह से लिखा होता है x² + y² + 2, अब डिग्री कितनी थी, डिग्री हो जाती है अब 2। हाईएस्ट पावर देख लो वेरिएबल की, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही रही, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री 0 हो सकती है क्या, डिग्री 0 हो सकती है। मैंने कहा 100 लिख दिया जी, मैंने तो 100 लिख दिया, तो ये क्या है, x की पावर 0 है, इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 0 हो गई। इसको हम कैसा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको हम कैसा बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी की में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो तो वो कैसा पोलिनोमियल, कांस्टेंट। अब इसके बाद अगर किसी में x की पावर 1 हो हाईएस्ट, डिग्री अगर 1 है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 3 भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। उसको हम क्या बोल देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अभी तक हमारे पास इतने ही आएंगे। डिग्री 1 0 आ सकती है, उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देंगे। 1 आएगी तो लीनियर, 2 आएगी तो क्वाड्रेटिक, 3 आएगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो सकता है,
ये था इंट्रोडक्शन किसका, पोलिनोमियल्स का, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो उसकी डिग्री कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे भाई इसकी डिग्री बताओ 1/x+2 की, तो आप कह दोगे इसकी डिग्री नहीं बता सकते हम। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, क्योंकि जो डिग्री होगी वो पोलिनोमियल की ही डिफाइन होगी। अब पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, अगर वो पोलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पहले पोलिनोमियल कैसे देखना है वो बताया हमने, फिर उनकी डिग्री कैसे चेक करनी है दोनों केसेस में। अगर उसमें मोर देन टू वेरिएबल्स हैं तो कैसे पता चलेगी डिग्री। सिंगल वेरिएबल में तो हाईएस्ट पावर ही देखनी है। ठीक है, पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल हो जाएगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं लाइक और अनलाइक की जो कंसेप्ट कर रहे थे उसके बारे में। ठीक है, लाइक और अनलाइक में हमने कहा था कि भाई लिटरल कोफिशिएंट अगर सेम है तो लाइक टर्म है। जैसे मैंने लिख दिया 3a 9ab और 12a। अब इसमें लाइक टर्म कौन कौन सी हैं, 12a और 3a, क्योंकि इनके लिटरल कोफिशिएंट सेम है। अब यूज क्या आएगा लाइक टर्म का, यूज जो आएगा, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइक टर्म्स की, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं 3a में 9a को ऐड कर सकता हूं। अब या तो इसको इस तरह समझ लो, a और a तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3+9, 3+9 क्या होता है 12, तो 12 इंटू a क्या हो जाएगा 12a। ठीक है, तो इसको इस तरह समझ लो, या फिर कैसे डायरेक्ट ये देख लो कि ओनली जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट्स होंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स परफॉर्म करेंगे बस। वेरिएबल विल बी सेम, वेरिएबल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैंने 3a + 9a कर दिया, तो अभी एडिशन है दोनों के पास, इसके पास भी +3 है, इसके पास +9 है, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी परफॉर्मेंस होगी, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की। 3 और 9 कितना हो गया 12, वेरिएबल विल रिमेन दी सेम, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा सिर्फ लाइक टर्म के बीच में। अगर मैं कह दूं 3a और 5x को ऐड करो तो ये एडिशन नहीं होगी, ये ऐसे ही लिखा जाएगा बस 3a + 5x। ठीक है, इनके बीच में कोई एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। सब्ट्रैक्शन मैंने कहा 5a - 12a, ये करके दिखाओ। अब पहले तो हमें ये चेक करना है क्या इनके लिटरल कोफिशिएंट सेम है। सेम है, a इसके पास है, a इसके पास है, तो सिर्फ वही वाली बात याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट परफॉर्म करेंगे, वेरिएबल आंसर में सेम आ जाएगा। तो 5 - 12, 5 - 12 क्या हो जाएगा -7, और a वेरिएबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो -7 आ जाएगा। किसी ने कहा जी मान लो 10a - 10a आ जाए, अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, पहले नंबर को माइनस करना है, तो 10 - 10 कितना होता है 0। अब 0 के साथ आप वेरिएबल लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 0 आंसर। ठीक है, इस बेस पे देखो, पहले मान लो मुझे कहा जाए कि पहला अगर इस तरह से टाइप करते हैं हम क्वेश्चन का, ऐड x² - 5y² + 10x² y² मान लो 4x² + 5y² - 3x² y²। अब मैंने कहा कि भाई ऐड करो इसको इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखो, आपको जैसे पहले हम छोटे क्लास में एडिशन करते थे, मैंने पहली टर्म को ऊपर लिख लिया x² - 5y² + 10x² y², ये लिख लिया मैंने। फिर दूसरी टर्म क्या थी, 4x² + 5y² - 3x² y², दूसरी टर्म को भी लिख लिया। प्लस करना है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, ये लिख दिया। अब इनको लिखते वक्त ये तो मैंने रैंडमली इनको ठीक से लिख दिया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो x² का जो टर्म है उसके नीचे दूसरी टर्म में से x² ही लिखना है। ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट यही होगी, y² की टर्म के नीचे y², x² y² के नीचे x² y², मतलब सेम लिटरल कोफिशिएंट्स को आप ऊपर नीचे लिखना है, सेम लिटरल कोफिशिएंट्स को ऊपर नीचे लिखना है, क्योंकि उन्हीं में परफॉर्म करना है एडिशन। तो अगर सब्ट्रैक्शन है तो भी उन्हीं में परफॉर्म होएगा, लेकिन आप इस x² में से इसके साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। ये तो आंसर क्या बच जाएगा, वही सेम बच जाएगा x² और प्लस का 5y², उनमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। अब देखो इसमें
हमने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या है, 1 है। ठीक है, ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 4 है। तो नंबर जब पार्टिसिपेट करेंगे 1 + 4 हो जाएगा 5, और हमने कहा था वेरिएबल विल रिमेन दी सेम। अब यहाँ पर -5 और यहाँ पर +5, क्योंकि वाई स्क्वायर की टर्म है ना, तो -5 और +5, ये तो हमने अभी देखा था कि सेम टर्म है, -5 + 5 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई चाहे कि तो 0 लिख सकता है, नहीं लिख सकता, +0 y² +0 0, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम इसको कुछ लिख नहीं रहे। आप इसको कैंसिल करके लिखना चाह रहे हो, ऐसे कैंसिल करके शो कर दो कि ये तो कैंसिल ही हो गए। नेक्स्ट में देखो x² y² है, इसके पास भी x² y² है, तो आंसर में क्या आने वाला है, x² y² आने वाला है। अब यहाँ +10 है और -3 है, +10 - 3 विल बी +7, साइन लगाना मत भूलिएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5x² + 7x² y²। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनके लिटिल कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया, 5x² + 7x² y²। इसमें हम एक दो और करके देखते हैं, चलिए इसमें हम एक दो और करके देखते हैं। ऐड 3a + 3b - 5ab to 7a - 7b + 12ab। मान लो इसको करना है, तो पहले हमने पहले वाली टर्म को लिखा 3a 3b और -5ab, पहली टर्म लिख ली। दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म क्या है, 7a और -7b और +12ab। अरेंजमेंट वैसे ही, ए के नीचे ए वाली टर्म, बी के नीचे बी वाली, ए बी के नीचे ए बी वाली। तो अब दोबारा से देखो, 3a वाली टर्म है ना, तो ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +7 है, तो 3 + 7 10 हो गया। यहाँ +3 है, यहाँ -7 है, बी वाली टर्म है ना, +3 - 7 कितना होता है, -4 हो जाता है। तो -5 + 12 तो +7 हो जाता है। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? जो नंबर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे, वेरिएबल तो सेम ही रहेगा। अगर कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाते हैं, फिर तो हम लिखो ना लिखो उसको, अदरवाइज हम इस तरह से। अगर मान लो किसी में कह दिया जाए कि भाई ऐसी टर्म ही नहीं है, जैसे मैंने कह दिया x² + y² - 5xy to x² + 12xy - 9x² + 12xy। अब कह दिया भाई इन दोनों को ऐड करो। पहली टर्म मैंने लिख ली x² + y² - 5xy, पहली टर्म लिख ली। दूसरी टर्म देखो, -9x², यहाँ पर लिखो -9x² + 12xy, तो 12xy के नीचे। अब y² की इसके पास टर्म नहीं है, तो आप हो सकता है ऐसे लिख दो, 0y² है जी इसके पास। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, 0y² लिख दिया मैंने। अब इसको ऑपरेट कर दो। ऑपरेट कैसे करेंगे, देखो प्लस करना है। अब यहाँ पर इसके पास नंबर क्या है, 1, और इसके पास नंबर क्या है, -9, दोनों के पास x² है। 1 - 9, 1 - 9 कितना होता है, -8 + y² और इसके पास कुछ है ही नहीं, 0y² है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का एज इट इज ही रह जाएगा ना, इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। -5 + 12, -5 + 12 कितना होता है, 7, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर कोई टर्म मिसिंग है, किसी में कोई टर्म एक्स्ट्रा है या नहीं है, तो उससे हमें चिंता की बात नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगी। अगर इसके पास एक्स्ट्रा है तो इसकी एक्स्ट्रा आ जाएगी, उसके पास एक्स्ट्रा थी तो उसकी आ गई। ठीक है, अगर मान लो इसके पास, अगर मान लो टर्म होती z², तो वो z² एज इट इज आ जाती, क्योंकि उसके पास z² था ही नहीं, तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये तो था ऐड की बात। सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, देखिए सब्ट्रैक्शन में एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 from 7, मान लो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट 5 from 7, ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया ना 7 - 5 हो गया। अब यहाँ पर तो 5 के पास साइन था प्लस का, लेकिन यहाँ जब लिखा है तो -5 हो गया। तो सब्ट्रैक्शन में एक बात का ध्यान रखना है कि साइन चेंज हो जाएंगे बाद वाली टर्म के। मान लो मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट a² + 4b² - 3ab from -3a² - 4b² - 6ab। अब मान लो सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है इस टर्म को इसमें से, तो जिसमें से माइनस करनी है वो पहले लिखते हैं। फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिख दो, -3a² - 4b² - 6ab। ये टर्म थी ना जिसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना था, 5a² + 4b² - 3ab। ये टर्म थी ना, इसको माइनस करना था, ये मैंने टर्म लिख दी। लेकिन जब आप माइनस करते हो, जब मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूं, तो बाद वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 5a² हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये
प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो बाद वाली टर्म के साइन चेंज करने हैं आपको। -3 और -5, तो ये कितना आ जाएगा -8a², -4b² और -4b² -8b², -6 और +3 तो -3ab। नई बात समझ में आई? दोबारा करते हैं, एक और करते हैं। हमने कहा था कि बाद वाली टर्म के साइन चेंज करने हैं। अब मान लो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट x² + 12xy -3y² फ्रॉम -3x² + 10xy -y²। ठीक है, ये हमने टर्म लिख दी। भाई इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो जिसमें से माइनस करना उसको पहले लिख लेते हैं। देखो -3x² + 10xy -y², इसमें से माइनस करना है ना, तो ये मैंने पहले लिख दी। इसमें से किसको माइनस करना है? किसको माइनस करना है? जिस टर्म को माइनस करना है उसको मैंने बाद में लिख दिया, x² + 12xy -3y²। आपको ये हॉरिजॉन्टल ट्राई करने हैं क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको वर्टिकल बता दिया था एडिशन करके, जैसे हम पहले छोटी क्लास में लिखते आए थे। आपको ट्राई ऐसे करना है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहली टर्म जिसमें से माइनस करना है वो लिख दी, जिसको माइनस करना है वो लिख दी, बीच में क्या ऑपरेशन करना है? माइनस। ठीक है, अब देखिए जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो बाद वाली टर्म में क्या होने वाला है कि साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस है ना, सबके साइन चेंज कर देगा ये जब अंदर जाएगा। -x² -12xy -3 था तो इसका साइन चेंज करके क्या कर देगा? +3y²। सबके साइन चेंज कर देगा, हमने माइनस या प्लस नहीं कहा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वालों के माइनस, माइनस वालों के प्लस। तो अब यहाँ पर देखिए पहली टर्म क्या है? -3x² और यहाँ पर क्या है? -x²। दोनों लाइक टर्म है ना, तो ये कितना हो जाएगा? -4x²। वेरिएबल तो सेम रहेगा, नंबर की जुड़ के क्या हो जाएगा? -4। यहाँ देखिए प्लस का 10xy है, यहाँ पे माइनस का 12xy है, तो वेरिएबल तो सेम रहेंगे, नंबर से मेरे पास क्या आ जाएगा? -2xy। यहाँ पर देखिए -y² और प्लस का 3y² है, तो इनको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? प्लस का 2y²। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो सब्ट्रैक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि बाद वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एडिशन में कोई साइन चेंज का समस्या नहीं थी। एडिशन में क्या होता है कि सेम जो भी साइन हो वही साइन यूज करने, आपको आंसर निकाल देना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान क्या रखना है कि बाद वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है गाइज, ये था इंट्रोडक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, और इसमें हमने दो तरह के इंट्रोडक्शन किया और दो तरह के क्वेश्चन किया एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।